ओके दोस्तों, देखो मेरा बहुत दिन से प्लान था कि जैसे देखो मैं भी नेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दिन करके प्रिपरेशन करूंगा और एक दिन जो मैंने प्रिपेयर किया उसका वीडियोस बनाऊंगा, ताकि जो मैंने सीखा वो मैं आप तक भी पोर्ट्रे कर पाऊँ। ओके, अभी मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? मैं पढ़ रहा हूँ डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स से, कुछ फ्री कोर्सेज से, कुछ बुक्स से, कुछ ऐसे ऐसे करके मैं कलेक्ट करके पढ़ रहा हूँ। तो आप अगर मेरे वीडियोस को देखोगे तो शायद आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप मेरे चैनल से पढ़ो, क्योंकि मैं अभी उतना एक्सपीरियंस हूँ नहीं। तो हाँ, आप बस रिवीजन के लिए मेरा चैनल देख सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ड्रामा एंड ड्रामा कैसे ओरिजिनेट हुआ। ओके, नोट्स मेरे पास प्रिपेयर्ड है, मैं इसी से बोलूंगा। तो ओके, अभी देखो, ड्रामा ओरिजिनेट हुआ ग्रीस में। ओके, अभी अगर आप ग्रीस या यू नो उसके मतलब सिटी स्टेट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप पुरानी जो ग्रीक की मूवीज है, जो मूवीज मतलब ग्रीस के ऊपर बेस्ड है, जैसे ट्रॉय, तो वैसे टाइप की मूवीज आप देख सकते हो। आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ग्रीस कैसा था उस टाइम पे, बीसी के टाइम पे, बिफोर क्राइस्ट। तो देखो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीस के कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो देखो, ग्रीस का जो कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसको हम 3 स्टेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहला फेज है डार्क एज टू अर्काइक एज, 1100 टू 5th सेंचुरी बीसी। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? सिटी स्टेट्स बहुत सारा हो गए, टेम्पल्स बनाए गए, एपिक्स लिखे गए। मतलब इस टाइम पे हमारा होमर था, होमर मतलब जिसने वो लिखा इलियाड एंड ओडिसी, इस टाइम पे लिखा गया था। फिर आता है हम लोग का क्लासिकल पीरियड, जो कि है 5th सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक। ओके, तो इस टाइम पीरियड में ना जो एथेनियन डेमोक्रेसी था, एथेंस की डेमोक्रेसी था, वो एकदम अपने चरम सीमा पे था। ओके, एकदम टॉप पे था। इस टाइम पे आर्ट्स डेवलप हुआ, फिलोसफी डेवलप हुआ, डेमोक्रेसी था उस टाइम, ड्रामा इवॉल्व हुआ, मतलब सब कुछ इस टाइम पीरियड पे हुआ। तो देखो अभी हम बात करते थे, बैकग्राउंड के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कि ड्रामा कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ। ओके, अभी देखो ड्रामा ओरिजिनेट हुआ 5th सेंचुरी में। अभी देखो उस टाइम में ना, मतलब ये जो आर्ट्स, ड्रामा ऑब्वियसली आर्ट्स में पड़ता है ना, तो आर्ट्स का पर्पस ही था एंटरटेनमेंट, क्योंकि उस टाइम ना तो टीवी था ऑब्वियसली, ना फोन था, तो लोग एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे? ऐसे ही करना था उनके पास, पोएम्स, हिम्स, कोरस, ड्रामा, ये सब से ही, ये सब ही था उनका एंटरटेनमेंट का जरिए। सो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ फिर से, इस गोल्डन पीरियड में क्या क्या हुआ। सिटी स्टेट्स का जन्म हुआ। ओके, अभी देखो सिटी स्टेट्स ना दोस्तों नॉर्मली नदी के साइड में ही होते थे। अभी एग्जांपल पकड़ लो, जैसे हम लोग का है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? नदी के साइड में। क्योंकि पहले पहले जो सेटलमेंट्स थे ना, सबसे पहले पहले सेटलमेंट्स वो हमेशा नदी के साइड में ही होते थे, ताकि पानी का सप्लाई आता रहे। तो उस टाइम में और क्या हुआ? उस टाइम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। फिर और क्या हुआ? पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड फेस्टिवल्स। अभी पैट्रोनेज मतलब प्रमोशन, तो आर्ट्स एंड फेस्टिवल्स का बहुत ज्यादा प्रमोशन हुआ उस टाइम पे। ओके, तो अभी एक टर्म आपको याद होना बहुत जरूरी है, पॉलिस। पॉलिस मतलब क्या है दोस्तों? पॉलिस मतलब सिटी स्टेट्स। ओके, पॉलिस। और एक वर्ड है एक्रोपोलिस। अभी एक्रोपोलिस क्या है? अभी आप इमेजिन करो, कोई भी एक पुराना सिविलाइजेशन आपको दिमाग में ऐसा आएगा, देखना, जैसे सोचो एक छोटा सा पहाड़ टाइप का है, जैसे नीचे नीचे भी घर है और पहाड़ के ऊपर भी घर है, मतलब पहाड़ नहीं, बस थोड़ा सा जमीन से ऊपर, और ऊपर भी घर है, और वो ऊपर वाले पॉइंट को ही बोला जाता है एक्रोपोलिस। अभी देखो, ये जो हमारा ड्रामा इवॉल्व हुआ ना, ड्रामा का एक्चुअली रूट था रिलीजियस रूट। ओके, ड्रामा कैसे इवॉल्व हुआ? तो उस टाइम में ना एक ग्रीक गॉड है डायनोसियस। अभी वो डायनोसियस किसका गॉड है? गॉड ऑफ वाइन, फर्टिलिटी एंड रिलीजियस इस्टेकेसी मतलब हैप्पीनेस, खुशी, ये सब। देखो दोस्तों, ग्रीक मैथोलॉजी में ना बहुत सारे गॉड है एंड बहुत ही पावरफुल मैथोलॉजी है ग्रीक मैथोलॉजी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको पढ़ना चाहिए ग्रीक मैथोलॉजी, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपको हिस्ट्री के बारे में, कैसे सब कुछ इवॉल्व हुआ के बारे में। आपको समझ में आएगा कि आप जो भी थ्योरीज आप अभी पढ़ रहे हो, देखो ग्रीक में वो सबसे बहुत पहले से ही है, तो आप पढ़ सकते हो ग्रीक मैथोलॉजी। तो देखो अभी क्या होता था उस टाइम में ना, फेस्टिवल्स कॉन्डक्ट किया जाता था किसके नाम पे? डायनोसिस के नाम पे। मतलब डायनोसियस को प्रेज करने के लिए फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते थे, और उन फेस्टिवल्स में ड्रामा किया जाता था, ताकि लोगों को एंटरटेन कर सके, ड्रामा या कविताएं बोला जाता था, ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट फील हो। तो देखो उस टाइम पे एक लिटरेरी टर्म है डिथ्रिम, स्पेलिंग में बताया था आपको, DITHYRAMB। अभी डिथ्रिम क्या है? डिथ्रिम से हैम्स, गाना जो
मतलब बहुत लोग एक साथ गाना गाते हैं ना कोरस में, तो वो है ड्रीम ड्रीम्स। तो इसी से ही इवॉल्व होकर बाद में जाके हमारा ओड बनता है। तो ड्रीम ड्रीम्स क्या होता, तो डायनोसिस के प्रेज में ड्रीम ड्रीम्स गाया जाता था। और सबसे अर्ली फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस भी यही था, मतलब पहले जो परफॉर्मेंस हुआ करता था वो यही हुआ करता था बस, ड्रीम ड्रीम्स, जहाँ पे कोरस मतलब बहुत सारे लोग एक साथ गाना गाते थे। अभी सेकंड लिटरेरी टर्म है हम लोग का सिटी डायनोसिया, या आप इसे ग्रेट डायनोसिया भी कह सकते हो। तो ये क्या होता था, देखो एनुअली जो मैंने बोला डायनोसिस के फेस्टिवल में, डायनोसिस के प्रेज में जो फेस्टिवल किया जाता था, उसमें एनुअल कॉम्पिटिशन होते थे जहाँ पे लोग दूर दूर से ड्रामा लिख के लाते थे। बट उन ड्रामा को वो ऐसे डायलॉग नहीं बोलते थे, वो पोएटिक डायलॉग नहीं बोलते थे, मतलब पोएट्री करते करते बोलते थे। तो सबसे पहला फॉर्म तो यही था ड्रामा का, और यहीं पे ट्रेजेडी और कॉमेडी भी इवॉल्व होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता, द कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस मतलब कॉम्पिटिशन होता है एक्चुअली किस किस में, कॉमेडी, ट्रेजेडी, और एक जॉनरा था सिटियर, SATYR। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है, मैं बोलता हूँ। तो सटायर एक काइंड ऑफ गॉड्स है, इनको कहा जाता है ग्रीक वुडलैंड गॉड्स। ओके, ये लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, गाना करते हैं अपने हिसाब से, तो मस्ती करते रहते हैं। तो ये है सिटी सटायर। अभी नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या है मैं आपको बोलता हूँ, रुक बस। अभी देखो ये जो डायनोसिस का फेस्टिवल किया जाता था, इसमें कंपटीशन होता था, तो इसके लिए जगह बहुत चाहिए ना, ताकि लोग देख पाए, इंजॉय कर पाए। तो इसीलिए ओपन थिएटर्स बनाया गया, जिसे हम कहते हैं एम्फी थिएटर्स। मतलब बस स्टेज होता था और गैलरी भी होता था जहाँ पे ऑडियंस बैठ पाएंगे, लेकिन वो ओपन होता था, कुछ कवर्ड नहीं होता था। ओके, तो देखो इनिशियली जो परफॉर्मेंस होता था ना, मतलब ये थिएटर से, ओपन थिएटर से पहले वो नॉर्मली कोई वुड का, लकड़ी का कोई स्टेज बनाता था, जैसे अभी भी इंडिया में होता है, ऑर्केस्ट्रा में लकड़ी का स्टेज बनाता है जैसे, तो वैसे टाइप का कुछ बनाता था, वहीं पे होता था सब कुछ, परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह। तो क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था इन सब का, तो इसीलिए ये परमानेंट एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा ताकि लोगों को इजी हो। अभी देखो मैं आपको एम्फी थिएटर्स का कुछ फीचर्स बताता हूँ। ओके, फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहला है थिएटर। अभी थिएटर वर्ड से बाद में हम लोग का थिएटर वर्ड आता है। अभी थिएटर क्या है, मतलब कैसे समझो मैं आपको, सोचो ये माउस है मेरा, हाँ, इसको आप एज ए पहाड़ ले लो, पहाड़, ये पहाड़ ऊपर है और स्टेज यहाँ पे होता था, और इन पहाड़ के ऊपर ना मतलब गैलरी टाइप सीढ़ी जैसा बना जाता था, ताकि लोग बैठ सके ऊपर से नीचे तक, और ताकि हर किसी के नजर में विजिबल हो वो स्टेज। अभी समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे कहते थे थिएटर। फिर आता है ऑर्केस्ट्रा। अभी ऑर्केस्ट्रा जैसे हम लोग का अभी है वैसा नहीं था, सब ऑर्केस्ट्रा सर्कुलर परफॉर्मेंस के एरिया जहाँ पे कोरस परफॉर्म करती थी। फिर है स्कीन। अभी स्कीन है मतलब बैक स्टेज, जिसे हम आज के टाइम पे ग्रीन रूम कहते हैं, तो वो है स्कीन, SKENE। और फोर्थ फीचर है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब एंट्री एग्जिट होता है, मतलब जहाँ से कैरेक्टर घुसेगा और निकलेगा, ये है पैराडॉक्स, PARODOS। अभी देखो इन थिएटर का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। तो एम्फी थिएटर का यूज किया जाता था एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए, जहाँ पे लोग गैदर होते थे, साथ में मस्ती करते थे। और एक इम्पोर्टेंस था, तो इम्पोर्टेंस आप इसे कह सकते हो, मतलब समझ लो एक बार बस। उस टाइम पे तो माइक होता नहीं था। अभी एक थिएटर का कैपेसिटी हो सकता है अराउंड 40,000 50,000, समझ सकते हो कितना सारे लोग हैं, और बस कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसे इतना सबको साउंड कैसे आएगा। तो क्या होता था उस टाइम पे जो थिएटर है ना, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना जाता था कि सोचो कोई स्टेज से बात कर रहा है, जो बंदा लास्ट में बैठा हुआ है ना वो भी सुन पाता था, बिकॉज ऑफ इको। मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना जाता था ताकि इको बहुत अच्छे से और लोगों को अच्छे से समझ में आए इको। तो समझे मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसका इन्फ्लुएंस हमें बाद में भी देखने मिलता है। बाद में हम जितने भी टाइप के थिएटर पढ़ते हैं, एलिजाबेथन थिएटर, वो सब अपना इन्फ्लुएंस इसी से लेते हैं, ग्रीस से। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे एक नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थेस्पिस। क्या आपको पता है थेस्पिस क्या है, या थेस्पिस कौन था? थेस्पिस को माना जाता है पहला एक्टर जो कोरस से बाहर निकल के आया। अभी देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला पहले परफॉर्मेंस कैसे होते थे, कोरस में बहुत लोग एक साथ गाना गाते थे या डांस करते थे, मतलब कुछ भी सब एक साथ करते थे, तो सब एक कोरस में परफॉर्मेंस होता था। लेकिन फिर एक बंदा निकल के आया, वो अलग परफॉर्म किया,
उसका नाम था थेस्पिस। तो अभी इससे क्या हुआ, इससे जो स्पेसिफिकली कोरस परफॉर्मेंस होता था ना, उससे चेंज करके काइंड ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस आने लगा। मतलब ऑब्वियसली अगर एक बंदा अकेले निकल के आ रहा है तो वो गाना तो नहीं गाएगा, तो गा भी सकता है लेकिन डायलॉग भी बोलेगा ऑफ कोर्स। और एक टर्म है दोस्तों, आप इसे याद कर लेना, थेस्पियन। जो मॉडर्न डे एक्टर्स है ना, इन्हें थेस्पियन कहा जाता है। ये टर्म भी वही से आया है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी हम बात कर लेते हैं ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रोलॉग, जिसमें ऑब्वियसली बैकग्राउंड सेटिंग टेक्स्ट ये समझाएगा प्रोलॉग में। फिर आता है पैराडॉस, जहाँ पे मतलब कोरस एंट्री मारता है, गाना गाते रहते या कुछ भी करते रहते कोरस एंट्री करता है। फिर होता है एपिसोड्स, जो सीन्स है, जो कि मतलब डायलॉग वगैरह इंटरेक्शन जो भी होता है। फिर आता है हम लोग का स्टेसिमा। अभी स्टेसिमा है कोरल वर्ड्स, मतलब हाँ मीन्स मतलब जब सीन्स का ब्रेक होता है तब कोरस आके गाना गाते हैं, ताकि मतलब मोरल लेसन पास ऑन कर पाए ऑडियंस तक, या कुछ रिलीफ दे पाए, ऐसे टाइप का कुछ। और फिर होता है एक्सोडोस। अब एक्सोडोस मतलब फाइनल एक्शन या फाइनल सब कुछ खत्म होने का सीन, क्लाइमैक्स। तो अभी इसी के बाद हम चल जाते हैं एरिस्टोटल के 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी में, जो कि पोएटिक्स से लिया गया है। अभी देखो दोस्तों, एरिस्टोटल एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक, मतलब टॉपिक इसमें है लेकिन हम इसे अलग से पढ़ेंगे, मैं बस अभी टच करने के लिए इसे ले रहा हूँ। तो एरिस्टोटल के पोएटिक्स में क्या क्या गया है, तो एरिस्टोटल के पोएटिक्स में 6 एलिमेंट्स क्या बताया गया है दोस्तों। सबसे पहला प्लॉट, कैरेक्टर, थीम, डिक्शन, मेलोडी और स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल मतलब परफॉर्मेंस। ओके, अभी देखो हम इस टाइम के 3 ग्रेट ट्रेजेडियंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एसाइलस। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप एक बार गूगल में देख लेना, मैं आपको स्पेलिंग बोल देता हूँ, AESCHYLUS। तो इसे कहीं मतलब कहा जाता है द फादर ऑफ ट्रेजेडी। तो इसने क्या किया, इसने पहली बार सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस किया, जिससे कोरस का काम और कम किया। पहले बस एक एक्टर निकला था, फिर अभी दूसरा एक्टर निकला जिसमें कोरस का काम और कम हो गया, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते थे अभी। और इनके कुछ नोटेबल वर्क्स है, जैसे द ओरिएस्टा, फिर है प्रोमेथियस बाउंड। ओके, आप इन्हें पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। फिर ऐसे हम लोग का सोफोक्लिस, मेरा काइंड ऑफ बहुत ही फेवरेट राइटर है सोफोक्लिस। तो सोफोक्लिस ने इंट्रोड्यूस किया थर्ड एक्टर, और इसने ना काइंड ऑफ ट्रिलॉजी को रिमूव किया, मतलब खुद यूज नहीं किया। अभी ट्रिलॉजी मतलब क्या है दोस्तों, ट्रिलॉजी मतलब 3 कहानियां या 3 प्ले का सेट जो कंप्लीट होता है एक, मतलब जो 3 मिलके एक बनता है, वो होता है ट्रिलॉजी। मतलब एक कहानी लिखा गया, फिर दूसरा कहानी लिखा गया, और तीसरा कहानी लिखा गया, और दिखाया गया ये काइंड ऑफ तीनों कनेक्टेड है। ओके, ये तो ट्रिलॉजी। तो सोफोक्लिस ने पहली बार ये ट्रिलॉजी को बोला मैं यूज नहीं करूंगा, और इसने इंट्रोड्यूस किया था थर्ड एक्टर। अभी इसके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे ऑडिपस, फिर आप एंटीगोन पढ़ सकते हो, अच्छा राइटर है, आप एक बार पढ़ के देख सकते हो। और थर्ड जो मेजर राइटर है वो है यूरिफिडस। तो यूरिफिडस उस टाइम पे साइकोलॉजिकल रियलिज्म के बारे में फोकस करते थे, समझ लो, जो हम अभी जाके 20th सेंचुरी में पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, वो उस टाइम पे इसके पास रेडी था, मतलब वो इसके ऊपर बहुत फोकस था, साइकोलॉजिकल रियलिज्म के ऊपर। अभी इसके कुछ नोटेबल वर्क्स है, मीडिया पढ़ सकते हो आप, या द बेके पढ़ सकते हो आप, आपकी मर्जी। तो देखो हमने ट्रेजेडी के बारे में बात कर लिया, अभी हम ग्रीस की कॉमेडी के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रीक कॉमेडी। तो ग्रीक कॉमेडी का ओरिजिन कैसे हुआ, वापस से सेम डायनासोर्स के फेस्टिवल से ही ओरिजिनेट हुआ, ये भी जहाँ से ट्रेजेडी ओरिजिनेट हुआ वहाँ से कॉमेडी भी ओरिजिनेट हुआ ऑब्वियसली। पर लेकिन ना हमेशा मतलब 2 टाइप ऑफ कॉमेडीज दिखाया जाता है, एक है ओल्ड कॉमेडी, एक न्यू कॉमेडी। कभी कभार क्वेश्चन भी आता है नेट में, तो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली मुझे बताया गया है कोर्स में। तो 2 टाइप का कॉमेडी होता है, ओल्ड कॉमेडी और न्यू कॉमेडी। मैं आपको डिफरेंस समझाऊँ। देखो ओल्ड कॉमेडी क्या होता है, ओल्ड कॉमेडी ना मतलब काइंड ऑफ पॉलिटिकल था, मतलब काइंड ऑफ मतलब पॉलिटिक्स लेके बातें करता था, ठीक है। और उसमें ना कोरस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। किसका रोल था, कोरस का। और इसमें एक फेमस राइटर है एरिस्टोफेन्स, मतलब एरिस्टोफेन्स को जोड़ा जाता है ओल्ड कॉमेडी के साथ। और न्यू कॉमेडी क्या है हम लोग का, ओके, न्यू कॉमेडी से पहले एक मिडिल कॉमेडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिडिल कॉमेडी नॉर्मली आप कह सकते हो वो ट्रांजिशन फेज, जब सब कुछ चेंज हो रहा था, उससे हम मिडिल कॉमेडी बोलते हैं, ज्यादा वैल्यू नहीं है इसका, आप हटाओ इसे। फिर हम लोग का न्यू कॉमेडी। अभी न्यू कॉमेडी से जो एसोसिएटेड है, जो राइटर है, उसका नाम है मिनेंडर। अभी मिनेंडर का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मैं बोलता हूँ मिनेंडर से इन्फ्लुएंस होके बाद में रोमन रोमन कॉमेडी इवॉल्व हुआ, ठीक है। मतलब रोमन प्लेराइट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे मिनेंडर से, एंड बाद में जाके
यूरोपियन कॉमेडी इन्फ्लुएंस थे उन रोमन प्लेराइट्स से, यू नो। तो अल्टीमेटली ग्रीक प्लेराइट्स से रोमन रोमन प्लेराइट्स इंस्पायर्ड थे और रोमांस प्लेराइट्स से यूरोपियन प्लेराइट्स इंस्पायर्ड थे। कनेक्शन देख रहे हो दोस्तों आप। तो अभी न्यू कॉमेडी क्या है, न्यू कॉमेडी ज्यादा फोकस करता है रोमांटिक और डोमेस्टिक सिचुएशन में फोकस करता है, और यहाँ पे ना काइंड ऑफ वो हमारा कोरस का रोल थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाता है, ज्यादा कोरस का अभी ज्यादा उतना वैल्यू नहीं रहा। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्टेज एंड थिएटर के बारे में। देखो हमने ट्रेजेडी के बारे में बात किया, कॉमेडी के बारे में बात किया, उससे पहले हाइम्स के बारे में बात किया, तो अभी हम स्टेज के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखो कुछ कुछ सेट्स थे, जैसे मतलब मास्क होता था उस टाइम पे, कॉस्ट्यूम होता था, फिर कोई भी फीमेल एक्टर्स नहीं होते थे, अगर कोई फीमेल रोल भी है तो वो मेल ही करता था। देखो अभी हम ओट्स में वापस आते हैं, क्योंकि हमने ओट्स को उतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। अभी हम ओट्स को डिस्कस करते हैं वापस। अभी देखो ओट्स क्या है, ओट्स मतलब लिरिकल पोएम्स है जो कि कोरस परफॉर्म करते हैं, और यही से ओट इन्फ्लुएंस होके बाद में जाके हमारे हम जो ओट पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, जैसे ओट टू नाइटिंगेल, ये सब इसी से इन्फ्लुएंस्ड है या इंस्पायर्ड है, आप कह सकते हो। अभी देखो ओट का ओरिजिन भी जैसे मैंने बोला डिथ्रिम से हुआ, जो कि डायनासिस के प्रेज में हुआ करता। तो सबका ओरिजिन मैक्सिमम सबका ओरिजिन वही है डायनासिस के लिए। ओके, तो डायनासिस का बहुत वैल्यू है, आप पढ़ सकते हो डायनासिस के बारे में। अभी देखो ओट का ना एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ओके, स्ट्रक्चर का 3 पार्ट है नॉर्मली, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और लास्ट पार्ट है इपोट। ओके, अभी स्ट्रोफी में क्या होता था, सोचो कोरस एक डायरेक्शन में मूव करता था, सोचो लेफ्ट टू राइट मूव करता है। अभी एंटी स्ट्रोफी में कोरस ऑपोजिट साइड में मूव करता है, और इपोट में काइंड ऑफ सोचो आप कह सकते हो कंक्लूडिंग लाइंस, जहाँ पे कोरस एक जगह पे मतलब एक जगह पे बिना हिले गाना गाता है। तो ये है स्ट्रक्चर। अभी देखो ग्रीक थिएटर में इन ओट्स का पर्पस क्या था। तो कोरस क्या करते थे, कोरस ना काइंड ऑफ कमेंट्री करते थे। कमेंट्री मतलब कैसे टाइप का कमेंट्री, सोचो कोई एक प्ले शुरू होने वाला है तो कोरस आता था, पहले कॉन्टेक्स्ट समझा था, ठीक है, फिर सोचो कोई एक बहुत ही ट्रेजिक सीन हो गया, तो कोरस आके थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ऐसे टाइप का कुछ कोरस मतलब कई चीज़ों पे हेल्प करता था, कई चीज़ों में उसको बस एंटरटेनमेंट के लिए लाया जाता था। ये सब काम था कोरस का, ठीक है। जैसे मतलब मैंने लिख के रखा है, जैसे एक है थीमेटिक कमेंट्री, जहाँ पे मतलब कॉन्टेक्स्ट बताना, क्या हो रहा है ये सब बताना। फिर है इमोशनल रेजोनेंस। अभी क्या करता था कोरस ना, सोचो गाना गा के तो काइंड ऑफ ऑडियंस को हिंट कर देता था कि क्या इमोशन आने वाला है प्ले में, और उसको ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में यूज किया जाता था। मतलब वो सीन्स के बीच में रखा जाता था इंटरल्यूड्स की तरह, ताकि लोगों को मजा आए, लोग इंटरटेनमेंट फील करें। ओके, अभी देखो ग्रीक ड्रामा में कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला थीम हो गया फ्री विल वर्सेस फेट। तो ग्रीक ड्रामा में आपको ये वाला थीम बहुत देखने को मिलेगा। फिर है हुब्रिस। अभी हुब्रिस क्या है, हुब्रिस एक टर्म है जो एसोसिएटेड है किसके साथ, एक्सट्रीम प्राइड। एक्सट्रीम प्राइड है जिसकी वजह से लोगों का डाउनफॉल हो जाता है। तो ये थीम भी बहुत ज्यादा मिलेगा आपको ग्रीक ट्रेजेडीज में। फिर है रिलीजन एंड द गॉड्स। तो क्या होता था, ऑलमोस्ट हर ग्रीक की कहानी में ना एक ऐसा सीन होता था जहाँ पे सोचो गॉड्स को इंटरफेयर करना पड़ता कहानी में, ताकि पूरा कंट्रोल वापस ला पाए या सब कुछ ठीक कर पाए। और ह्यूमन सफरिंग एंड कैथार्सिस ये भी दिखाता था इन प्लेस में। ये भी एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थीम है। अभी देखो इम्पोर्टेंस ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अभी देखो एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स था ना, वो लिखा गया था उस टाइम पीरियड पे, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे। ओके, तो हम क्रिटिसिज्म कैसे पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म का स्ट्रक्चर तो उसी ने, क्रिटिसिज्म का स्ट्रक्चर भी उसी से आया, उसी में कॉन्सेप्ट देते हैं हमें, मिमेसिस, कैथार्सिस, ऐसे कॉन्सेप्ट देते हैं। ऑब्वियसली हम एरिस्टोटल को बाद में डिस्कस करेंगे और डीपली और अच्छे से। अभी देखो ये ग्रीक कॉमेडीज या ग्रीक ट्रेजेडी को ना मतलब रोमांस इसे अडेप्ट करने लगे, और बाद में मेडिवल यूरोप में ये वापस से इमर्ज हुआ। कैसे यार, थ्रू मोरालिटी, मिरेकल, मिस्ट्री प्लेस आपने पढ़ा होगा, हम फिर से पढ़ेंगे। ओके, समझे, आगे बढ़ते थोड़ा सा बात बचा है। अभी हम देखेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर इंग्लिश ड्रामा। बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ये एडाप्ट किया गया कहाँ से, ग्रीक से। लेकिन ऑब्वियसली जो ट्रेजेडी कॉमेडी है वो शेक्सपियर का अपना है, लेकिन ट्रेजेडी और कॉमेडी को अलग से
एडप्ट किया गया ग्रीक से। ओके, तो दोस्तों लाइक आज के लिए इतना ही, मैंने भी बस इतना पढ़ा है। तो एक होमवर्क है जो मैं भी फॉलो करूंगा, आप भी फॉलो कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप ये पढ़ो थोड़ा घर में जाके, आई मीन 10-15 मिनट लगेगा, बट आप इसके बारे में पढ़ो थोड़ा सा कि एम्फी थिएटर से जो भी मॉडर्न थिएटर है इसके बीच में शिफ्ट कैसे हुआ। और अगर आपके पास टाइम थोड़ा बचा है तो आप वो कर सकते हो, ऑडिपस कर सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि इसी कहानी के ऊपर बेस करके एक थ्योरी आता है ऑडिपल कॉम्प्लेक्स, जो कि सिगमंड फ्रॉइड समझाते हैं हमारे। तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, आप एक बार पढ़ सकते हो ऑडिपस, काफ़ी अच्छा कहानी है ऑडिपस रिस्क। और आप कोरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और कोरस कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब पहले कोरस कैसा था और अब कोरस कैसा है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो। तो ये था दोस्तों आज के लिए, मिलते हैं नए लेसन में। बाय बाय दोस्तों।